So today we are discussing dynamic or kinetic friction. ठीक है, तो जब दो बॉडीज in relative motion होती है with respect to each other, or when one body moves on the surface of another body, when they actually are in motion with respect to each other, the frictional force that comes into play at that very time is called a dynamic or a kinetic friction. तो जब दो बॉडीज जो एक दूसरे के साथ कंटेक्ट में होती है, जब वो एक्चुअली चलती है विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, तो उस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स वजूद में आता है दैट्स कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन और दैट्स कॉल्ड डायनामिक फ्रिक्शन. इससे पहले जो आपने फ्रिक्शन पढ़ा था दैट वाज स्टैटिक फ्रिक्शन. तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन कब वजूद में आता था? जब दो बॉडीज जो एक दूसरे के साथ कंटेक्ट में है और आप एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं उसको चलाने के लिए, लेकिन अभी वो बॉडी चलती नहीं है, तो वो बॉडी रेस्ट की हालत में, बट देयर इज ओनली टेंडेंसी फॉर मोशन. तो उस वक्त भी एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, जो आपके अप्लाइड फोर्स को अपोज करता है, बट दैट वाज स्टैटिक फ्रिक्शन. So that is static friction is that frictional force which comes into play when the bodies are at rest with respect to each other. लेकिन जब body actually अब चलती है on the surface of another body, so when there is relative motion between the two surfaces in contact, उस वक्त भी frictional force वजूद में आ जाता है ना, जो आपके applied force को अपोज करता है. Now that frictional force which comes into play when there is relative motion between the two bodies which are in contact, now that friction is referred as kinetic friction or dynamic friction, and that frictional force which comes into play at that very time is called the kinetic frictional force or dynamic frictional force. तो आपको पता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताता है, थोड़ा मैं आपको याद दिलाता हूं, कि अगर एक बॉडी मोशन में है, स्ट्रेट लाइन मोशन में है, तो कभी रुकने वाली नहीं है जब तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ जाएगा. तो उसके लिए हमने आपको बता दिया कि अगर एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और हमने बॉल को हिट किया तो बॉल स्ट्रेट लाइन में चलने लगी, बजाय हम फील्डर को बताएंगे कि आप इसको रुकाना नहीं, तो वो बॉल जब चलेगी तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अगर बहुत बड़ा ग्राउंड है मीलों दूर, ठीक है ना, तो वो बॉल रुकने वाली नहीं है. लेकिन हकीकत में क्या होता है कि जब वो बॉल, ठीक है ना, कुछ लेंथ तय करती है, कुछ डिस्टेंस तय करती है, तो खुद ब खुद रुक जाती है. हमें लगता है कि खुद ब खुद रुक गई, कोई फील्डर भी उसको रुकाने के लिए नहीं आ गया. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन रुकनी नहीं चाहिए थी बॉल, फिर रुक क्यों गई? तो इसका मतलब है डेफिनेटली देयर इज एन अपोजिट फोर्स जो बॉडी की मोशन को अपोजिशन करता है व्हेन द बॉल इज एक्चुअली in motion on the ground. So that frictional force which acts at that very time when one body is in motion on the surface of another body, तो उस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स वजूद में आता है, जो अप्लाइड फोर्स को अपोजिशन करता है, जो बॉडी की मोशन को अपोजिशन करता है, जो बॉडी की वेलोसिटी को अपोजिशन करता है, तो उसी फ्रिक्शन को हम बोलते हैं काइनेटिक. काइनेटिक मीन्स व्हेन द बॉडीज आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, और इट इज आल्सो कॉल्ड डायनामिक फ्रिक्शन. ये बिल्कुल स्टैटिक फ्रिक्शन का अपोजिट है. स्टैटिक फ्रिक्शन दो बॉडीज के बीच में एक्ट करती है व्हेन द बॉडीज आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. तो उस वक्त भी आपने देखा फ्रिक्शनल फोर्स डेफिनेटली एक्ट करता है बॉडीज के बीच में व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन द बॉडी टू मूव दैट वेरी बॉडी, ठीक है ना. और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये इस वक्त भी एक्ट करता है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस पर एक्चुअली चलती है, तो उस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स वजूद में आता है दैट्स काइनेटिक फ्रिक्शन और दैट्स डायनामिक फ्रिक्शन. ठीक है, अब ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन है, तो इसका डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, it is that frictional force, it is that friction or frictional force which comes into play, which comes into play. इसका मतलब है ये तब वजूद में आ जाती है. It is that friction which comes into play when there is relative motion between two surfaces in contact. यानी जब बॉडीज एक्चुअली मोशन में होती है तो उस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स उनकी मोशन को अपोजिशन करता है, नो दैट इज काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन. इट इज दैट फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन between two surfaces in contact, between two surfaces in contact, between two surfaces in contact. Okay? अच्छा, अब जैसे आपने स्लाइडिंग फ्रिक्शन के क्या बोलते हैं इसको, स्टैटिक फ्रिक्शन के लॉज पढ़े हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज पढ़े हैं, उनको आपने बाद में प्रूव भी किया है एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के जरिए से पिछले लेक्चर्स में. तो इसी तरह ये जो डायनामिक फ्रिक्शन आप पढ़ रहे हैं या जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो इसके भी कुछ अपने लॉज है. तो वो लॉज हम यहाँ पर लिखते हैं. तो पहला लॉ इसका भी यही है कि जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स को अपोज करती थी,
स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी की मोशन को अपोजिशन करती थी जब बॉडी मोशन में आना चाहती है। तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो इसका भी यही रोल है कि ये एक्चुअली आपके अप्लाइड फोर्स को अपोज करती है, यानी बॉडी की मोशन को अपोज करती है, यानी बॉडी की जो वेलोसिटी है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन, उस वेलोसिटी को अपोजिशन करता है। तो इसका भी वही रोल है काइनेटिक फ्रिक्शन का कि ये भी बॉडी की मोशन को अपोज करती है ना, और डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ द टू बॉडीज इन कंटैक्ट, है ना। तो हम लिखेंगे इट always opposes motion. It means here kinetic friction. It always opposes motion and depends on nature of two bodies in contact. Nature of two bodies in contact. Two bodies in contact. तो दूसरा लॉ इसका ये है, बिल्कुल उसी जैसे आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन में एक लॉ पढ़ा है, अगर आपको याद होगा। तीसरा लॉ वहां आपने वो पढ़ा था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन में आपने देखा कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जिसको आप बोलते हैं मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर आपको याद होगा तीसरा लॉ मैंने वहां पढ़ाया, दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन, वैसे ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये भी डायरेक्टली डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द टू बॉडीज इन कांटेक्ट। मैं थोड़ा आपको, ठीक है ना, इस बारे में जानकारी देता हूं। लेट मी सपोज इट इज सरफेस ऑफ अर्थ, यहां पर एक बॉडी है, ठीक, इस बॉडी का अपना कुछ मास होगा, तो इस बॉडी का जब मास है तो इसका कुछ वेट होगा। वेट इज ए फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, और वेट एक बॉडी का होता है mg। तो mg जो है इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो बॉडी भी, ठीक है ना, रिएक्शन में एक फोर्स लगाएगी, वो बिल्कुल इस फोर्स के अपोजिट होगी। तो इसका मतलब है बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स होगा, मैग्नीट्यूड में वो mg के ही बराबर होगा। तो वो जो अर्थ किसी बॉडी पर, क्योंकि एवरी बॉडी जो अर्थ पर रेस्ट करती है वो अर्थ पर लगाती है फोर्स, तो अर्थ जो रिएक्शन फोर्स लगाती है दैट्स कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन इन मैग्नीट्यूड, दिस r विल बी इक्वल टू mg, लेकिन ये r जो है ये बिल्कुल mg की अपोजिट डायरेक्शन में आता है, इस r को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो डेफिनेटली ये नॉर्मल रिएक्शन डिपेंड करेगा इस mg पर। अगर mg ज्यादा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी ज्यादा होगा, mg कम होगा नॉर्मल रिएक्शन भी कम होगा। लेकिन ये mg कब ज्यादा या कम होगा, ये पर्टिकुलरली डिपेंड करेगा मास ऑफ बॉडी पर। यानी मास ऑफ बॉडी अगर ज्यादा होगा तो mg ज्यादा होगा, अकॉर्डिंगली r ज्यादा होगा। मास ऑफ बॉडी कम होगा तो r भी कम होगा, है ना। तो ये लॉ हमें बताता है, ये जो दूसरा लॉ है काइनेटिक फ्रिक्शन का, बताता है कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है F के, जैसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन लिखते हैं Fs से, काइनेटिक फ्रिक्शन लिखते हैं Fk से। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है किस बात पर, शाबाश, नॉर्मल रिएक्शन पर। दो बॉडी जो कांटेक्ट में है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर चलेगी, डेफिनेटली दो बॉडीज कांटेक्ट में होंगी, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है काइनेटिक फ्रिक्शन, ये डायरेक्टली डिपेंड करती है ऑन द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इन कांटेक्ट, है ना। इसका मतलब है अगर नॉर्मल रिएक्शन डबल आप करेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी डबल हो जाएगा। नया ये जो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन अगर आप 3 टाइम्स करेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी 3 टाइम्स हो जाएगी, या इवन अगर आप रिड्यूस करेंगे नॉर्मल रिएक्शन जो है ये हाफ हो जाएगी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी हाफ हो जाएगी। दैट इज कि ये लॉ बोलता है कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है या सिंपली काइनेटिक फ्रिक्शन है, इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस कांटेक्ट। आगे मुझे इस इक्वेशन की, इस रिलेशन की जरूरत भी पड़ेगी, आप इस बात को याद रखिए, ठीक है। सो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो इस लॉ को आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन depends directly on normal reaction, ओके। ये डायरेक्टली डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पर। इस रिलेशन को आप थोड़ा जहन में भी रखिए, क्योंकि आगे आने वाला जो क्वेश्चन है उसमें इस रिलेशन की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो तीसरा लॉ जो है, थर्ड लॉ, ये हम काइनेटिक फ्रिक्शन के लॉज पढ़ते हैं, जैसे आपने स्टैटिक फ्रिक्शन के लॉज पढ़े इससे पहले। काइनेटिक फ्रिक्शन के भी आपने 2 लॉ देखे कि काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन। दूसरा, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है डायरेक्टली डिपेंड करती है ऑन द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। और तीसरा जो है कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉमन एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेस। ये बिल्कुल यही लॉ आपने पढ़ा है लिमिटिंग फ्रिक्शन में भी, ठीक
है ना, कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं उनका कॉमन एरिया कितना कांटेक्ट में है, चाहे कॉमन एरिया ज्यादा कांटेक्ट में होगा या कॉमन एरिया कम कांटेक्ट में होगा, इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। इसके लिए मैं आपको थोड़ा हेल्प करता हूं। यहाँ ये देखिए आप मान लेते हैं कि ये जो नीचे है ये मान लेते हैं कि ये एक रोड है ना, या ये आप मान लीजिए ये कोई नीचे वाली सरफेस है, जैसे यहाँ पर फ्लोर है, या आप मान लीजिए फ्लोर है, और अभी इस बॉडी को आप चलाना चाहते हैं इसकी सरफेस पर। तो जब आप इसको ऐसे चलाएंगे, दिस इज बेस पर चलाएंगे, ये हो गया इसका एज, फिर ये हो गया इसका बेस। तो अगर आप इसको बेस पर चलाएंगे, देखिए कॉमन एरिया कितना कांटेक्ट में आता है, इतना है ना। तो इस वक्त जब ये बॉडी चलेगी ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, कुछ फ्रिक्शन होगा, लेट मी सपोज 10 न्यूटन है फ्रिक्शनल फोर्स। इसके बाद आप इस बॉडी को चलाएंगे ऑन इट इज एज। जब एज पर चलाएंगे तो कॉमन एरिया जो कांटेक्ट का है वो कम हो गया है? इसका मतलब है हमें लगता है कि अब इस वक्त जो फ्रिक्शन होगी वो कम होगी हमारे लिहाज से, लेकिन लॉ बोलता है कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि कॉमन एरिया ज्यादा कांटेक्ट में है या कॉमन एरिया कम कांटेक्ट में है, इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी। दोनों सूरतों में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा काइनेटिक वो सेम होगा, है ना। लेकिन शर्त है कि बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब आप में से कोई ये बॉडी लाएगा, यही वाली इसी मटेरियल की बॉडी लाएगा, लेकिन इसे भारी बॉडी लाएगा, है ना, तो उस वक्त फिर डेफिनेटली ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगी। सो इफ यू कीप द नॉर्मल रिएक्शन सेम, then the kinetic friction between the two surfaces in contact is independent of the common area of contact between the two surfaces। ठीक है, तो ये लॉ जो है तीसरा लॉ है जो हम लिखना चाहते हैं यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन का, that kinetic friction is independent, kinetic friction is independent, यानी डिपेंड नहीं करती है, kinetic friction is independent of common area of contact between the two surfaces, between the two surfaces, okay। यानी कॉमन एरिया जो कंटैक्ट का है, चाहे वो कॉमन एरिया ज्यादा है कंटैक्ट का या कम है ना, एज लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन द सेम, द फ्रिक्शनल फोर्स विल नॉट डिपेंड ऑन द कॉमन एरिया ऑफ कंटैक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस व्हिच आर इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ओके। तो चौथा लॉ जो है, फोर्थ वन, फोर्थ लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज दैट, ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, मान लेते हैं अब एक बॉडी चलती है ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, ठीक, पहले ये कम वेलोसिटी से चलती है तो कुछ फ्रिक्शनल फोर्स होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, जो इसकी मोशन को अपोज करेगा। अगर इस बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, व्हाट विल हैपन टू फ्रिक्शनल फोर्स, और इस बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होगी, व्हाट विल हैपन टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स। ये चौथा लॉ इसी बारे में आ गया है कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है बिटवीन टू बॉडीज व्हिच आर इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, द काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी, मींस वेलोसिटी कम है या ज्यादा है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आए तो काइनेटिक फ्रिक्शन का कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है ना, वो न तो बहुत कम होनी चाहिए न तो एक्सट्रीमली ज्यादा होनी चाहिए। सो अगर नॉर्मल वेलोसिटी से कोई बॉडी चल रही है, ठीक है ना, एक मॉडरेट वेलोसिटी से कोई बॉडी चल रही है, उसी वक्त ये लॉ वैलिड है। अगर कोई बॉडी बहुत सुस्त रफ्तार से चलती है या एक्सट्रीमली तेज रफ्तार से चलती है, तो उस वक्त हो सकता है ये लॉ जो है पूरा वैलिड नहीं होगा। नो, इफ ए बॉडी हैज गॉट मीडियम वेलोसिटी, नाइदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल, देन द फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, मींस विद द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी द फ्रिक्शनल फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट, बट शर्त है द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी शुड नाइदर बी टू लार्ज नॉर टू स्मॉल। तो यही चौथा लॉ है, द फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट, यानी डिपेंड नहीं करती है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द
velocity is independent of the velocity between the two surfaces in contact, is independent of the velocity of the body, हम शॉर्टकट में लिखेंगे, is independent of the velocity of the body, provided, शर्त है, provided the velocity is neither too large nor too small. Velocity is neither too large nor too small, है ना? तो ये जो चार लॉ आपने पढ़े हैं तो ये गवर्न करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन को या डायनेमिक फ्रिक्शन को, ठीक है? तो इसके बाद हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं, क्योंकि आपने दो किस्म की फ्रिक्शन पढ़ी है, एक पढ़ी है स्टैटिक और एक आज पढ़ी है डायनेमिक या काइनेटिक। इसका मतलब है कि वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन अगर आप याद दिलाएंगे जो आपने पिछले एक दो लेक्चर्स में पढ़ा है, ठीक है, उसमें अगर आप देखेंगे कि जब एक बॉडी रेस्टिंग हालत में होती है ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको याद, मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं, आपने इस चीज को पढ़ा है कि अगर एक बॉडी है से वुडन बॉक्स है, इसमें कुछ पत्थर भरे हुए हैं, आप यहाँ पर कुछ अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, ये देखिए ये अप्लाइड फोर्स P, चलो 10 न्यूटन, तो डेफिनेटली मान लेते हैं बॉडी, ये जो बॉक्स है, आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, बॉडी मूव नहीं होगी। क्यों नहीं मूव होगी? तो इसका मतलब उधर से कोई अपोजिंग फोर्स आ रहा है जो आपके फोर्स को अपोज करता है ना? सो दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अभी बॉडी चली नहीं, तो ये आपने पढ़ा है कि when it is that static friction is that frictional force which comes into play when the bodies which are in contact are at rest with respect to each other, or we can say there is only tendency for motion, क्योंकि आप फोर्स अप्लाई करते हैं, बॉडी भी मूव नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना? तो सीधी बात है, बॉडी में टेंडेंसी है सिर्फ मोशन की, अभी बॉडी मूव नहीं हो रही है, रेस्ट में है, तो इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, वही आपने पढ़ा है कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। तो इसका मतलब है अगर आपने अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन लगा दिया, डेफिनेटली स्टैटिक फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन का होगा। ये आपने पढ़ा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन हैज गॉट द सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। क्या अगर अब आप इसका, ठीक है ना, अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे इस बॉडी पर, लेट मी सपोज आपने 10 न्यूटन से इसको बढ़ा दिया, अप्लाइड फोर्स बढ़ा दिया 15 न्यूटन, सपोज करते हैं अभी बॉडी मूव नहीं होगी, भारी बॉडी है, इसमें आपके पत्थर भरे हैं, आपने 15 न्यूटन फोर्स लगा दिया, इसको चला, अभी बॉडी मूव नहीं होगी। वजह कि आपके 15 न्यूटन फोर्स को उधर से कोई 15 न्यूटन अपोज करता है, एंड दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर आपका अप्लाइड फोर्स 15 न्यूटन आ गया तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन भी 15 न्यूटन का आ जाएगा। तो ये चीज आपने ऑलरेडी पढ़ा है, दैट स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इसका सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है, जितना आपका अप्लाइड फोर्स इंक्रीज होगा उतना स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, आप इस अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जाएंगे, शाबाश, स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये डायरेक्टली डिपेंड करती है आपके अप्लाइड फोर्स पर, जितना आपका अप्लाइड फोर्स इंक्रीज हो जाएगा उसी हिसाब से स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये वाका किसी हद तक जाएगा, आप अप्लाइड फोर्स इंक्रीज, चलो हम मानते हैं आपने 15 से 20 बढ़ा दिया, बॉडी चली गई, तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन भी 20 है, आपने 25 कर दिया, उधर से भी 25। मान लेते हैं जब आपने 25 कर दिया, बॉडी जस्ट बिगिन टू, तो उस वक्त आप क्या बोलते हैं कि आपने 20, लेट मी सपोज ये सिचुएशन में दिखाता हूं आपको, दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है, मैं सिर्फ याद दिलाता हूं क्योंकि मुझे एक ग्राफिकल सिचुएशन यहाँ पर दिखानी है, हो सकता है आप भूल गए होंगे पिछले 1-2 दिन से। तो यहाँ पर मैं मानता हूं कि मैंने 25 न्यूटन लगा दिया बॉडी पर, ये अप्लाइड फोर्स है, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है 25 न्यूटन, ठीक है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है यहाँ पर जो आप दिखा रहे हैं इस साइड में। लेट मी सपोज मैंने इस बॉडी पर 25 न्यूटन फोर्स लगा दिया, जैसे ही मैंने 25, ये मैं 15 न्यूटन से डायरेक्ट 25 पर नहीं आ गया, 15 से 16, 17, 18, 19, फिर मैं देख रहा हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता है, लेकिन बॉडी भी चली नहीं। तो जैसे ही मैं 25 न्यूटन पर आ गया ना, तो मैंने देख लिया कि बॉडी में थोड़ी मोशन पैदा होने लगी, अभी बॉडी मूव नहीं होगी, बट देयर इज टेंशन, मुझे लगा कि बॉडी मूव होने वाली है। तो आपको पता है अब कि इसके बाद अगर मैं 25 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, से 26, अब बॉडी मूव हो जाएगी। अभी स्टैटिक फ्रिक्शन के बजाय आपका डायनेमिक फ्रिक्शन बनेगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का किसी हद तक होता है, फिर उसके बाद जब बॉडी मोशन में आ जाती है फिर स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाती है, फिर तो काइनेटिक फ्रिक्शन वजूद में आ जाती है। तो इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि जब आप अप्लाइड फोर्स अपना इंक्रीज करते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होती है, और आपका अप्लाइड फोर्स जब इतना आ जाता है दैट द बॉडी जस्ट बिगिन टू मूव, उस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, उसको आप क्या बोलते हैं, याद आ गया ना,
उसको आप बोलते हैं मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड दैट्स कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. सो व्हाट इज मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? इट इज दैट फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना, इट इज दैट फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन द बॉडी जस्ट बिगिन टू मूव. तो ये ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स है, ये कब आएगा ये फ्रिक्शनल फोर्स? जब आपका अप्लाइड फोर्स होगा ना, तभी तो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा. तो अगर आपका अप्लाइड फोर्स इतना है बॉडी पर कि उस अप्लाइड फोर्स से बॉडी जस्ट बिगिन टू मूव नहीं हो रही है, जस्ट बिगिन टू मूव, ठीक है ना, तो उस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी पर आएगा ना, दैट्स कॉल्ड मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और दैट्स आल्सो कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. अब इसके बाद, इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद 25 न्यूटन अगर आप फोर्स बढ़ाएंगे, अब बॉडी में स्टैटिक फ्रिक्शन के बजाय काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी. तो ये सिचुएशन अगर मैं यहां पर ग्राफिकली डिनोट करता हूं, ये देखिए, तो मैं ग्राफ डालूंगा बिटवीन अप्लाइड फोर्स, एक्स एक्सिस पर मैं अप्लाइड फोर्स प्लॉट करूंगा, जो मैं फोर्स लगाता हूं बॉडी पर, अप्लाइड फोर्स, ये देखिए, और यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स वाई एक्सिस पर मैं प्लॉट करता हूं, फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, देखिए, तो पहले क्या होता है, मेरा ग्राफ डेफिनेटली ऐसे जाएगा. पहले ये देखिए, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द क्यूब, क्योंकि पहले स्टैटिक फ्रिक्शन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या कैरेक्टर है कि जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाएगा. स्टैटिक, इट हैज गॉट सेल्फ एडजस्टेड नेचर. सो दैट्स व्हाई ये डायरेक्टली डिपेंड करती है उस वक्त अप्लाइड फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड करती है. और डायरेक्टली जब दो क्वांटिटी डिपेंड करती है तो उनका ग्राफ जो होता है ऑरिजिन से गुजरता है और स्ट्रेट लाइन होता है, जस्ट लाइक दैट. तो इसका मतलब है यहां पर अगर आप देखेंगे, अगर ये 1 है, ये अप्लाइड फोर्स, एक एग्जांपल, अभी मैं इसको मिटाता हूं न्यूमेरिकल्स को, ठीक है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, ये देखिए आप, तो यहां पर भी जो है ये फ्रिक्शन फोर्स मैं लेता हूं 1 न्यूटन है, इसी तरह ये 2 न्यूटन है, इसी तरह ये 3 न्यूटन है. तो अगर आप देखेंगे, अगर आप इस चीज को, ठीक है ना, इस चीज को मिलाएंगे यहां पर, देखिए आप, इसका मतलब है अगर यहां पर है ना, ये देखिए आप, ये जो पॉइंट आपने लिया यहां पर, अगर इस पर अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन है, तो देखिए आप, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है तो ये भी 1 न्यूटन है. यहां पर मैं फ्रिक्शनल फोर्स प्लॉट करता हूं ना, सो दैट जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि जितना आप अप्लाइड फोर्स लगाएंगे उतना फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा, जस्ट लाइक दैट, लेकिन स्टैटिक हालत में है. सो दैट इज व्हाई आपका ग्राफ, अगर आप यहां पर देखेंगे कि अगर आपने अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन कर लिया तो डेफिनेटली आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी 2 न्यूटन है. तो इस पॉइंट के लिए अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन है, फ्रिक्शनल फोर्स 2 न्यूटन है. तो आपने अप्लाइड फोर्स 1 से 2 बढ़ा दिया, फ्रिक्शनल फोर्स भी 1 से 2 हो गया. तो ये यही हाल है जो मैंने आपको यहां पर दिखाया. सो दैट इज व्हाई पहले स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए ग्राफ कैसा आएगा, बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स की ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ओके, इसके बाद कि ये जो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन दिखा रहा है, तो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये मैक्सिमम को पहुंच गई. मान लेते हैं यहां पर, चलो मैं मानता हूं यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम है. मैक्सिमम कब, कि आपने अप्लाइड फोर्स इतना लगा दिया, आपने अप्लाइड फोर्स यहां इंक्रीज कर दिया ना, ये देखिए 0, फिर 1, 2, 3, 4. तो मान लेते हैं कि इस अप्लाइड फोर्स पर, जो यहां आपने फोर्स अप्लाई जितना भी है, इस पर बॉडी जस्ट बिगिन टू मूव, यानी बॉडी में लगता है कि मोशन पैदा होने वाली है. तो इस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसको आप क्या बोलते हैं, मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो कितना होगा वो, आप वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहां से रीड कर सकते हैं, शाबाश, वाई एक्सिस से, क्योंकि आप फ्रिक्शन वहीं से दिखाते हैं. ये देखिए, so if this is the applied force on when the body just begin to move, ठीक है ना, तो इस वक्त अगर आप यहां पर मिलाएंगे इसको फ्रिक्शन एक्सिस के साथ, ये देखिए, so this is your FMS, ये आपका FMS होगा, जस्ट लाइक दैट. इसके बाद अगर आप अप्लाइड फोर्स यहां से आगे बढ़ाएंगे, अब चूंकि बॉडी में मोशन पैदा होगी, तो जब बॉडी में मोशन पैदा होती है उस वक्त तो फ्रिक्शन होती है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगा. दैट्स व्हाई ये तो मैक्सिमम वैल्यू है फिर स्टैटिक फ्रिक्शन का. इसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन वजूद में आने वाली है. और आपको पता है कि जब आप बॉडी को इस अप्लाइड फोर्स जब आपने लगा दिया यहां पर, देन द बॉडी जस्ट बिगिन टू मूव, इस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाया जाएगा. इसके बाद जब आप और इंक्रीज करेंगे फोर्स, अब बॉडी मोशन में आएगी, और अब आपको पता है इसकी फ्रिक्शन को क्या हो जाएगा, इसकी फ्रिक्शन जो है वो अब इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ी कम हो जाएगी. तो इसका मतलब है आगे जाके ये फ्रिक्शन जो है, ये फ्रिक्शन जो है ये कम पड़ेगी, ये देखिए थोड़ी कम हो जाएगी, फिर रहेगी कांस्टेंट, ये देखिए आप. तो इसका मतलब है यहां के बाद ये फ्रिक्शन अब काइनेटिक फ्रिक्शन, जो आपने लॉ में भी पढ़ा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी. इसका मतलब है अगर आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे, जब जैसे ही बॉडी यहां मोशन में आ गई,
फिर अगर आप ये अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे, नो डाउट बॉडी की वेलोसिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, लेकिन इस फ्रिक्शनल फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दैट्स व्हाई आगे जाके ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है अप्लाइड फोर्स की। इसका मतलब है कि यहाँ के बाद ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये कांस्टेंट रहती है विद द अप्लाइड फोर्स। जो आपने ऑलरेडी लॉ में पढ़ा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, ये डिपेंड नहीं करती है वेलोसिटी पर, अगर वेलोसिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, लेकिन शर्त है नाइदर टू लार्ज नॉट टू स्मॉल वेलोसिटी, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो इसका मतलब है कि ये आपका यहां से यहां तक ये जो पोर्शन है, तो ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन शो करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का ही होता है क्या, सेल्फ एडजस्टमेंट। जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ जाती है। दैट्स व्हाई कर्व जो है ये लाइन जो है सीधे ऊपर जा रही है। तो इसके बाद अब आप कहेंगे सर ये कर्व यहां थोड़ी नीचे क्यों आ गई, तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, याद रखना काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक, इससे थोड़ी काम होती है। आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा। मान लेते हैं एक कॉट आपके पास है, कॉट रेडा है, उसमें आप मान लेते हैं कि उसमें पत्थर भरे हुए हैं, ये रुका हुआ है। जब आप पहले इस पर फोर्स लगाते हैं तो पहले आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको स्टार्ट करने के लिए, है? तो इसका मतलब है ये जो आप है मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मान लीजिए आपको 100 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ा इसको स्टार्ट करने के लिए। फिर जब ये रेडा शाबाश चलेगा रोड पर, फिर आपको इसको चलाने के लिए उतना फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा जितना आपको इसको स्टार्ट करने के लिए लगाना पड़ा है। क्यों? क्योंकि जब ये बॉडी अब चलेगी ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, तो उस वक्त चूंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है और वो काइनेटिक फ्रिक्शन इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है। दैट्स व्हाई ये कर्व जो है, जैसे ही बॉडी आप अप्लाइड फोर्स इतना लगाते हैं कि बॉडी जस्ट बिगिन टू मूव, ठीक है ना, तो ये जो कर्व है थोड़ी नीचे आ जाती है। इसका मतलब है ये जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा इससे कम होता है। फिर आगे इसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है। ये जो बाद में आपने पढ़ा है कि जब एक बॉडी एक्चुअली मूव करती है ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, ठीक है ना, तो उसको जो काइनेटिक फ्रिक्शन वजूद में आती है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड नहीं करती है वेलोसिटी पर। जब डिपेंड नहीं करती है वेलोसिटी पर, तो डिपेंड नहीं करेगी अप्लाइड फोर्स पर, जो कि अप्लाइड फोर्स से ही वेलोसिटी चेंज होगी ना। तो इसका मतलब अगर आप अप्लाइड फोर्स इंक्रीज भी करेंगे, ये देखिए, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ये कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई कि जो आपने पिछले 3-4 लेक्चर्स में पढ़ा है फ्रिक्शन के बारे में, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में, आज काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में, तो एक ग्राफिकल सिचुएशन के जरिए से बिल्कुल आप बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं, उन चारों लेक्चर्स का जो है समराइज कर सकते हैं इस ग्राफिकल सिचुएशन में। तो ये ग्राफिकल सिचुएशन हमें यही बताती है, यहाँ पर अप्लाइड फोर्स प्लॉट किया, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स प्लॉट किया। कर्व का ये जो पहला पोर्शन है ये हमें बताता है कि जब आप अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते हैं, है ना, इंक्रीज करते हैं, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये भी इंक्रीज हो जाता है। दैट्स व्हाई लाइन ऊपर जा रही है, फिर एक मैक्सिमम को पहुंच जाती है ये कर्व। तो वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, दैट्स कॉल्ड मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद जब आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हैं, अब बॉडी मूव होती है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन वजूद में आती है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू स्लाइटली कम होता है मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो उसके बाद जब आप अप्लाइड फोर्स फर्दर इंक्रीज करते हैं, ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो है कांस्टेंट रहती है। जो काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करती है ऑन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, provided that body has got neither too large velocity nor too small velocity, ठीक है। तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है तो कब वजूद में आती है, शाबाश। आप इस यहाँ पर ये जो ग्राफिकल सिचुएशन इसके नीचे आप लिख सकते हैं, ये ग्राफ क्या शो करता है, वेरिएशन ऑफ शाबाश फ्रिक्शनल फोर्स, वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स शाबाश विद अप्लाइड फोर्स, विद अप्लाइड फोर्स, विद अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स से कैसे फ्रिक्शनल फोर्स वेरी होता है, तो ये ग्राफिकल सिचुएशन आपको यही बात बताता है। तो इसके बाद ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन आपने पढ़ी है, तो कब होती है काइनेटिक फ्रिक्शन, कब वजूद में आती है, शाबाश जब दो बॉडी जो आपस में कांटेक्ट में है, जब वो एक्चुअली चलती है। जब एक बॉडी चलती है मतलब कि फुटबॉल जो है ये ग्राउंड पर एक्चुअली चलती है, तो उस वक्त फुटबॉल को जो फ्रिक्शन होगा ना, दैट्स कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज इन कांटेक्ट। अब बॉडी की मोशन दो किस्म की हो सकती है, या तो एक बॉडी दूसरी बॉडी पर स्लाइड करेगी, या तो एक बॉडी दूसरी बॉडी पर रोल करेगी। दोनों जगह बॉडीज मोशन में है। तो इसका मतलब है कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये दो किस्म की है। काइनेटिक फ्रिक्शन दो किस्म की है, एक को हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन,
और दूसरे को हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, ये दोनों काइनेटिक है, दोनों काइनेटिक है, लेकिन इस बुनियाद पर कि बॉडी कैसे मूव करती है ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, क्या वो स्लाइड करती है बॉडी पर या क्या वो रोल करती है दूसरी बॉडी, इस हिसाब से जो फ्रिक्शन होगा स्लाइडिंग या रोलिंग होगा। तो अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर चलती है, लेकिन ऐसे कि ये जो पहली बॉडी है ये दूसरी बॉडी पर स्लाइड करती है, उस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा दैट विल बी कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर एक बॉक्स है, ठीक, स्टील का बॉक्स है, इस फर्श पर है, इस ग्राउंड पर है, स्टील का बॉक्स, सपोज करते हैं उसमें कुछ पत्थर भरे हुए हैं और मैं धक्का देता हूं इस स्टील के बॉक्स को, ठीक है। अब स्टील का बॉक्स जो है ये रोल नहीं करेगा बल्कि स्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा ऑन द सरफेस, ठीक है ना। इस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा काइनेटिक क्यों होगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर ये बॉडी है ये तो मूव कर रही है, लेकिन इस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा दैट विल बी रेफर्ड एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी स्लाइड कर रही है ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में बी डिफाइंड as it comes into play. Sliding friction comes into play when one body slides on the surface of another body. You can say it like this. Similarly, अगर एक गैस सिलेंडर में ले आऊंगा, गैस सिलेंडर या कोई पाइप आप ले आएंगे, सीमेंट वाली पाइप या आयरन वाली पाइप कोई लेंगे, या गैस सिलेंडर ही ले लो, तो जब आप गैस सिलेंडर को, ठीक है ना, अगर गैस सिलेंडर यहाँ पर है, आप उसको ऐसे हाथ से पकड़ते हैं और उसको स्लाइड करते हैं तो उस वक्त स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। लेकिन अगर आप गैस सिलेंडर को रोल करते हैं, ऐसे रोल करवाते हैं जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना, तो इस वक्त भी काइनेटिक फ्रिक्शन ही होगा, क्योंकि ये जो सिलेंडर है ये मूव कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। लेकिन चूंकि इस वक्त आपकी बॉडी जो है रोल करती है ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, इस वक्त जो फ्रिक्शन होगी दैट विल बी रेकॉर्ड एज, जो फ्रिक्शनल फोर्स इस बॉडी को अपोज करेगा इसकी मोशन को, तो दैट विल बी रेकॉर्ड एज रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे एक फुटबॉल चल रही है ग्राउंड पर, क्योंकि फुटबॉल स्लाइड नहीं करती है बल्कि रोल करती है ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड, इस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स वजूद में आएगा ना, जो बॉडी की मोशन को, जो बॉल की मोशन को अपोज करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज रोलिंग फ्रिक्शन। सो सिंपली स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले when one body slides on the surface of another body, and rolling friction comes into play when one body rolls on the surface of another body। और दोनों जो है ये एक्चुअली काइनेटिक फ्रिक्शन ही है, ठीक है। सो काइनेटिक फ्रिक्शन अपने आप को दो सूरतों में जाहिर करती है, या तो स्लाइडिंग होगा या तो रोलिंग होगा। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन comes into play when one body slides on the surface of another body, and rolling friction comes into play when one body rolls on the surface of another body, ठीक है। So this is all about this kinetic friction and its laws.